नमस्ते। आज हम आरबीआई का वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करेंगे। वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शन 2025। तो हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सर्कुलर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या था? तो पहले ना जब बैंक्स चालू हुआ था तो बहुत सारे पैसे बैंक बिग बिग कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, रिच लोगों के लिए जा रहा था। जो भी ना इन नीड थे इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको पैसा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे एजुकेशन, वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा था, तो वहाँ भी ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। इसीलिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कॉन्सेप्ट आया था टू एंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट from the banking system to the sectors of the economy which are crucial for their contribution to socio-economic development। तो वहाँ भी पैसा फ्लो करना चाहिए। तो इसीलिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कॉन्सेप्ट आरबीआई ने स्टार्ट किए थे। तो टू हुम ऑल इट इज अप्लीकेबल। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, इसमें कुछ कुछ टारगेट है। तो किसके ऊपर ये सब अप्लीकेबल है? रीजनल रूरल बैंक्स, इट अप्लाइज टू एवरी कमर्शियल बैंक्स। एवरी कमर्शियल बैंक मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक, private or even foreign banks, and including regional rural banks, small finance bank, local area bank and primary urban cooperative bank other than the salary earners bank। okay, ये सारे बैंक्स में ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। तो हमने देखा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, कुछ कुछ सेक्टर्स में, कुछ कुछ एरियाज में पैसा नहीं जा रहा है, तो उस एरियाज में, उस सेक्टर्स में, उस कैटेगरीज में पैसे जाने के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुरू हुआ था। तो इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 7 कैटेगरी या 7 सेक्टर है। ओके, तो पहला है एग्रीकल्चर, सेकेंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, थर्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ हाउसिंग, सिक्स्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और 7th है रिन्यूएबल एनर्जी। ये है 7 कैटेगरी ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आप इस 7 कैटेगरी को आप याद करना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक कैटेगरी में कुछ टारगेट होता है और सब एंटायर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एक टारगेट होता है, और हर एक सब कैटेगरी में भी कुछ कुछ टारगेट होता है। वो इन डिटेल में हम कवर करेंगे। तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इफ यू सी फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेस एंड अबव। सो ये टारगेट किन लोगों के लिए? डोमेस्टिक बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, उनके लिए ये टारगेट है। वो है 40% ऑफ ANBC या COBC विच एवर इज हायर। ये ANBC का फुल फॉर्म, COBSE का फुल फॉर्म और उसका अर्थ हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये नंबर अब याद रख लीजिए, ठीक है? तो डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव का टारगेट है 40%, और फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस उनका टारगेट है 40%, और उसमें है ना 32% एक्सपोर्ट के नाम पर हो सकता है। हमने देखा है ना, एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द कैटेगरी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो उसमें 40% में 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। 40% में अप टू 32% आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, और बाकी 8% श्योरली यू हैव टू डू इट इन अनदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरीज। वो है एग्रीकल्चर या माइक्रो एंटरप्राइजेस या है रिन्यूएबल एनर्जी। किसी भी एरिया में, किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8% उस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। ये है फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस। रिमेंबर दिस इज लेस देन 20 ब्रांचेस, दिस इज मोर देन 20 ब्रांचेस। नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक, वहाँ का टारगेट है 75%, और स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ का टारगेट भी है 75%। तो पहले ये नंबर, ये 4 नंबर आप याद रख लीजिए। यहाँ 40% है, यहाँ भी 40% है, उसमें 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में मिनिमम 8% इन्वेस्ट करना चाहिए, और रीजनल रूरल बैंक में 75% है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75% है, ठीक है? नेक्स्ट सब कैटेगरी, हमने देखा है ना 7 कैटेगरी है। तो यहाँ एग्रीकल्चर में देखें तो आउट ऑफ दिस 40% एटलीस्ट 18% शुड बी इन द एग्रीकल्चर। ओके, और फॉरेन बैंक में उस कंडीशन कुछ भी नहीं है। ओके, ऑलरेडी यही वो कंडीशन उन्होंने स्टेट किया है कि एटलीस्ट 8% इन एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर, माइक्रो, वीकर सेक्शन, उसमें सब कैटेगरी, सब टारगेट कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो रीजनल रूरल बैंक देखे तो सेम 18%, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सेम 80%। सो वेरी इजी,
all, if you see all the target, it is 18% only for agriculture for all banks, that is domestic banks, regional rural banks, small finance bank, domestic bank and foreign banks with 20 branches and above. नेक्स्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस देखें तो वहाँ है टारगेट 7.5%. यहाँ फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस के लिए टारगेट नहीं है और रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों के लिए है 7.5%. नेक्स्ट एडवांसेस टू वीकर सेक्शन है 12%. ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ रीजनल रूरल बैंक वो है 15% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन इट इज 12%. तो ये यहाँ टोटल डिफरेंट है नंबर. ओके, एग्रीकल्चर एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस वी सॉ कि सारा नंबर एक ही था 18%, 7.5%. लेकिन यहाँ वीकर सेक्शंस के लिए दो नंबर है. फर्स्ट 12% फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, रीजनल रूरल बैंक के लिए 15% और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12%. प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी नंबर यहाँ है ना, आप दिख रहा है ना, सारा नंबर आपको याद होना चाहिए. दिस इज अ वेरी बेसिक नंबर इन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग. ओके, तो आपको प्लीज याद रख लीजिए. प्रीवियस स्लाइड में हमने डोमेस्टिक बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे बैंक डिस्कस कर दिए. एक बैंक उसमें मिस हुआ है, वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है 60%, माइक्रो एंटरप्राइजेस सब टारगेट है 7.5% और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन ये टारगेट है 12%. ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट. Now we will learn about this ANBC and COBAC. आई एम श्योर लाइक जो भी नंबर्स अब आप पढ़े हैं ना, बहुत सारे लोगों को वो नंबर ऑलरेडी मालूम हो चुका है. सी यू हैव ऑलरेडी रेड दिस नंबर समवेयर एंड यू वुड हैव ऑलरेडी नोन दिस नंबर. जैसे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आपको मालूम होगा कि हाँ वो 40% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% है, आपको याद होगा. लेकिन 75% ऑफ व्हाट, बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं. Okay, you also know that it is 75% of ANBC or COBAC. Okay, whichever is higher. That also you have answered. लेकिन what is ANBC? What is COBAC? क्या आपको पता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे इस नंबर्स को याद करते हैं. ऑफ व्हाट भी कुछ लोग याद करते हैं, लेकिन वो क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं. तो मैं वो डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैंक में आप क्लियर हो गए तो वहाँ भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और का इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. तो आई टेल इट यू और एक्सप्लेन इट यू इन वेरी ईजी मैनर, आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये ANBC का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और COBAC इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर. ठीक है, तो इन दिस टर्म्स ओनली दिस प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग इज ऑलवेज मेजर्ड. तो 60% ऑफ ANBC और COBAC विच एवर इज हायर. ये ANBC क्या है, ये COBAC क्या है, तो पहले ANBC डिस्कस करेंगे. तो ANBC का फॉर्मूला है नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन SLR बॉन्ड्स HTM. HTM का है फुल फॉर्म है हेल्ड टिल मैच्योरिटी. ठीक है, तो ये नेट बैंक क्रेडिट क्या है. ओके, जो भी टोटल एडवांसेस है ना, क्रेडिट क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस ही नेट क्रेडिट है. तो नेट बैंक क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल लोन्स एंड एडवांसेस आफ्टर डिटेक्टिंग द बिल्स रीडिस्काउंटेड. इसका मतलब क्या है. ओके, लोन्स एंड एडवांसेस आपको मालूम है ना, लेकिन ये बिल्स रीडिस्काउंटेड का मतलब क्या है. ओके, हम एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे. एक पर्सन है ए. ओके, इसने कुछ प्रोडक्ट सेल किया है. एक मर्चेंट है, उसने एक प्रोडक्ट सेल किया है बायर को, और बायर उसको पे कर उसने बोला कि मैं 1 महीने के बाद मैं तुझे पे करूंगा. ओके, उसने सेल कर दिया है और बायर ने बताया कि मैं 1 महीने के बाद आपको इस पैसा मैंने लौटा दूंगा. तो उसके सेलर के पास ना इनवॉइस या बिल है, जो भी उसने सेल किया ना उसका बिल या इनवॉइस है, और इस सेलर ए को अभी उसको पैसा चाहिए. तो वो क्या करता है ना, इस इनवॉइस को लेकर या इस बिल को लेकर वो बैंक ए को जा रहा है. बैंक ए को जाकर बता रहा है कि मुझे अब पैसा चाहिए, आप इस बिल को इनवॉइस को आप लेकर मुझे प्लीज पैसा दीजिए. ठीक है, और उसके बाद आप बायर से पैसा लीजिए. तो ये बैंक भी ठीक है मैं दे रहा हूँ और वो भी देगा. इससे बैंक का क्या प्रॉफिट है,
मानते हैं इस बिल का अमाउंट है, वैल्यू है 1000 रुपीज़, तो ये बैंक कितना देगा इस सेलर ए को, ये देगा 900 रुपीज़, और एक महीने के बाद ये बायर से कलेक्ट कर देगा 1000 रुपीज़, तो इसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़, बैंक ए का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही बैंक ए अर्न करता है इस बिलिंग इनवॉइसिंग डिस्काउंटिंग करके। तो यहाँ इस प्रोसेस का नाम है बिल डिस्काउंटिंग। उसने बिल सबमिट कर दिया, सेलर ए ने बैंक को बिल सबमिट कर दिया और उसने पैसे दिया, लेकिन कितना पैसा दिया, सिर्फ 900 रुपीज़, लेकिन उस बिल का वैल्यू कितना था, 1000 रुपीज़, इसलिए हम बिल डिस्काउंटिंग बोल रहे हैं, क्योंकि इसने एक डिस्काउंट अमाउंट दिया है ना, तो यहाँ बिल डिस्काउंटिंग बोल रहे हैं। तो ये रीडिस्काउंटेड का मतलब क्या है, मानते हैं कि 10 दिन के बाद इस बैंक को पैसा चाहिए, ओके, इस बैंक को 30 दिन के बाद ही 1000 रुपये मिलेगा ना, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ शॉर्टेज हो जाता है, मनी शॉर्टेज हो जाता है और इस बैंक को पैसा चाहिए। तो इस बैंक क्या करेगा, वो दूसरे बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि तू इस बिल को रखकर मुझे पैसा दे दो। तो ये बैंक भी थोड़ा कमीशन थोड़ा कम करके और डिस्काउंट करके इसके में भी 850 रुपीज़ देगा और इस बैंक ए को 850 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ क्या हुआ ना, इसने बिल दे दिया, जो भी बिल ऑलरेडी डिस्काउंटेड था उसने फिर रीडिस्काउंट हुआ, ओके, अब इसको पैसा आ गया, बैंक ए को पैसा आ गया, इसके पास अब बिल नहीं है, बिल बैंक बी के पास है। तो आफ्टर 20 days व्हाट हैपेंस इज बैंक बी विल गो एंड आस्क द बायर द मनी, ओके, ये है बिल रीडिस्काउंटिंग। तो पहला बिल डिस्काउंटिंग हुआ था, उसके बाद बिल रीडिस्काउंटिंग हुआ था। तो हम ये नेट बैंक क्रेडिट में जो भी एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, उसमें से हम ये बिल रीडिस्काउंटिंग माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद हमें मिलता है ये नेट बैंक क्रेडिट। ओके, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सेकेंड कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स। ये हम एसएलआर आपको जानते हैं ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हर एक बैंक मेंटेन करना चाहिए। जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, कुछ परसेंटेज बैंक को मेंटेन करना चाहिए ना कैश के फॉर्म, और SLR में क्या फॉर्म है उनको मेंटेन करना चाहिए। अब SLR का रेट है 18%, तो वो कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और सिक्योरिटीज वो है बॉन्ड्स, ओके, सिक्योरिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड्स, उनके फॉर्म में भी वो मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं नॉन SLR बॉन्ड्स में, मतलब है कि जो इस बॉन्ड्स में किए ना वो कैलकुलेटेड नहीं है, नॉन SLR, ओके, जो भी SLR में नहीं काउंट हुआ है उस नॉन SLR बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ कैलकुलेशन में ऐड किया है। ओनली दोज बॉन्ड्स व्हिच आर हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, ओके, आप एक बॉन्ड कर रहे हैं, मानते हैं कि आप X पर्सन है, आपने एक बॉन्ड खरीदा है, ओके, ये बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट है 30 डेज, मतलब है कि 30 डेज के बाद आप प्रिंसिपल जाकर ले सकते हैं, आप रिडीम कर सकते हैं 30 डेज के बाद, लेकिन 10 डेज के बाद आपको पैसा चाहिए। क्या इस बॉन्ड को आप सेल कर सकते हैं? हाँ, सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ आप बॉन्ड को सेल कर सकते हैं और तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, तो हियर इफ यू सी दिस बॉन्ड इज नॉट हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है जब ये बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तब तक आप बॉन्ड को होल्ड करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए, वो है हेल्ड टू मैच्योरिटी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन नॉन SLR बॉन्ड्स हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है जो भी बॉन्ड्स आपने इन्वेस्ट किया है, नॉन SLR बॉन्ड्स इन्वेस्ट किया है और आप होल्ड कर रहे हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी तक, ओके, बीच में नहीं सेल कर रहे, वो भी इसमें ऐड हुआ है। ओके, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है नेट बैंक क्रेडिट, हमने इससे कैलकुलेट किया है, दैट इज टोटल एडवांसेस एंड लोन्स माइनस द बिल्स रीडिस्काउंटेड, और सेकेंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट इन नॉन SLR बॉन्ड्स, दैट टू ओनली दोस नॉन SLR बॉन्ड्स व्हिच आर हेल्ड टू मैच्योरिटी। ऐसे ही हम एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस वुड हैव गॉन इनटू योर माइंड एंड दिस विल नेवर एवर एवोपरेट फ्रॉम योर माइंड। नेक्स्ट है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो इसमें ना क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स लाइक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेरिवेटिव, ये सब इंक्लूड होता है। तो ये सब ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, कन्वर्टिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क एज इफ इट वर अ नॉर्मल लोन ऑन द बैलेंस शीट। ये क्यों ऑफ बैलेंस शीट बोल रहे हैं, क्योंकि ना जब भी ये गारंटी इश्यू हो रहा है, जैसे बैंक गारंटी इश्यू है, तब ना
बैंक के पॉकेट से कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है. Okay, you are only issuing a bank guarantee. It is just a paper that is being issued. Okay, when will this bank guarantee be invoked? Okay, जब ये पैसा जाएगा बैंक के पॉकेट से, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये बैंक के पॉकेट से ये पैसा जाएगा. ओके, if that condition is never satisfied, then no paisa will be detected from the bank's pocket. That is why this may or may not happen. Okay, ये डिटेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है. ठीक है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट का एक्सपोजर जैसे हम क्रेडिट के वैल्यू में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू है उस वैल्यू डिराइव करना चाहिए, और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और ये क्रेडिट इक्विवेलेंट बैलेंस शीट जो भी हायर है इसको लेकर उसके बाद हम प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट जो भी हायर है उसको लेकर फिर उस पर हम प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कैलकुलेट करेंगे. Read this once again. Converting a bank's off-balance sheet items like guarantee, letter of credit into an amount that reflects the potential credit risk as if it were a normal loan on the balance sheet. Next है adjustment for weights in the PSL achievement. Okay, हम PSL क्यों शुरू हुआ था, बैंक क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि बैंक्स सिर्फ रिच या कॉर्पोरेट्स या बिग फैक्ट्रीज को ही पैसे दे रहे थे. ओके, the money was flowing only to these kind of people. और एग्रीकल्चर, बहुत सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली कैटेगरीज में, एजुकेशन में पैसा नहीं जा रहा था, इसीलिए ये PSL शुरू हुआ था. लेकिन आफ्टर दिस PSL ना क्या हुआ ना, थोड़ा रीजनल डिस्पैरिटीज होने शुरू हुआ. रीजनल डिस्पैरिटीज, रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, तो रीजनल डिस्पैरिटीज देखने के लिए शुरू हो गया था. ये रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है? मानते हैं देयर आर टू रीजन्स. ओके, रीजन ए, रीजन बी. क्या हुआ ना, ये बैंक, ये PSL उनको ओवरऑल टारगेट है 40% टारगेट मीट करना है. ठीक है, और उसमें थोड़ा सब टारगेट है. हमने देखा कि एग्रीकल्चर के लिए, MSME के लिए ये थोड़ा सब टारगेट है. वो सिर्फ ये टारगेट को अचीव करना है. और उन बैंक ने क्या किया, उन्होंने रीजनल डिस्पैरिटी को अटेंशन नहीं दिया. मतलब है कि उन्होंने दो रीजन हमने देखा, ए रीजन है, बी रीजन है, और बैंक ने बहुत सारे PSL का लोन सिर्फ बी रीजन को दिया. मानते हैं कि PSL बैंक रीजन बी को बैंक ने अराउंड 100 करोड़ लोन दिया है. ओके, PSL लोन, और बैंक ने रीजन ए को सिर्फ 10 करोड़ का लोन दिया है. देखिए कितना डिफरेंस है. रीजन बी को 100 करोड़ का लोन दिया है अंडर प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग, लेकिन रीजन ए को कितना लोन दिया है? सिर्फ 10 करोड़ का लोन. लेकिन ओवरऑल टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस है इस रीजन और इस रीजन पर? तो ये है रीजनल डिस्पैरिटीज. तो RBI ने देखा कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत डिफरेंस है, तो हमें इसको सॉल्व करना है. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? और उन्होंने एक एडजस्टमेंट लेकर आए हैं, वो है एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन PSL अचीवमेंट. ओके, तो ये वेटेज क्या है? तो RBI ने बोला कि इस ए में बहुत कम प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग लोन है और इस रीजन बी में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर लेंडिंग लोन है. ओके, आप ज़्यादा अब रीजन ए में आप बहुत ज़्यादा PSL लोन दे रहे हैं तो आपका वेटेज ज़्यादा होगा. मतलब है कि मानते हैं दे आर गिविंग 10 करोड़ लोन टू रीजन बी. ओके, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग 10 करोड़ लोन टू रीजन ए. इसका वेटेज होगा 90% और इसका वेटेज होगा 125%. तो इस वेटेज के क्या डिफरेंस होगा? 90% मतलब है कि उन्होंने 10 करोड़ का लोन दिया है बैंक रीजन बी को, लेकिन कैलकुलेट होगा सिर्फ 9 करोड़ का. बैंक बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ 9 करोड़ का, क्योंकि इस द वेटेजेस ऑफ दिस लोन गिवन टू द रीजन बी इज ओनली 90%. क्यों उन्होंने रिड्यूस किया है 90% को? क्योंकि डिस्करेज करने के लिए. आप इस रीजन को बहुत ज़्यादा PSL लोन्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसमें आप कम करिए, और जहां रीजन में बहुत कम PSL लोन्स हैं वहां आप ज़्यादा करिए. इसीलिए ये वेटेज उन्होंने असाइन किए हैं. ओके, सो रीजन बी को 19% वेटेज असाइन किए हैं. तो इसका लोन, दो दे हैव गिवन 10 करोड़ लोन, only 9 crores loan will reflect in the balance sheet. Okay, so 1 crore though they have given, that cannot be shown in the balance sheet. So it is like a loss to the bank, right? And it is like a discouraging to the bank. तो यहाँ देखिए, यहाँ बैंक रीजन ए को वहाँ जहाँ PSL लोन्स कम हैं
आपने 10 करोड़ दिए हैं लेकिन उसका वेटेज है 125%, तो उसका मतलब है अब दिखाया कि 12.5 करोड़ दिए हैं रीजन ए को. सी यू हैव गिवन ओनली 10 करोड़ बट यू कैन शो इट इन द बैलेंस शीट दैट यू हैव गिवन 12.5 करोड़ क्योंकि उसका वेटेज है 125%. तो ये बहुत लाभ बहुत प्रॉफिट होता है ना बैंक के लिए. तो कम पैसे देने से आपको बहुत पीएसएल लोन्स में जाएगा क्योंकि वेटेज के कारण. इसीलिए इट इज लाइक अ डिस्करेजिंग थिंग टू disallow or to reduce the banks to give money to regions where there is already a lot of PSL loans, and also encouraging the banks to give to regions there is very less PSL loans. Okay, तो यही है ये वेटेज का कॉन्सेप्ट. तो उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया है बैंक रीजन ए और रीजन बी को कैसे डिफरेंशिएट किया है, वो है पर कैपिटा PSL. Okay, there is a concept called per capita PSL. Per capita PSL का मतलब है total PSL loan given to that region divided by the population of that region. Okay, ऐसे हम per capita PSL कैलकुलेट कर चुके हैं और उन्होंने एक वैल्यू दिया है, उस वैल्यू से उन्होंने वेटेज असाइन किया है. वो सब वैल्यू हम देखेंगे. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. दो रीजन है, दो रीजन के बीच एक पीएसएल डिस्पैरिटी है. एक रीजन के लिए बहुत सारा पीएसएल लोन जा रहा था, दूसरी रीजन के लिए बहुत कम पीएसएल लोन जा रहा था. तो इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए उन्होंने एक वेटेज कॉन्सेप्ट लिए हैं. तो जहां ज्यादा पीएसएल लोन जा रहा था वहां का वेटेज कम किए हैं 90% को, और जहां ज्यादा कम पीएसएल लोन जा रहा था उनका वेटेज उन्होंने इंक्रीज किए हैं 125% को. यही है इस वेटेज का कॉन्सेप्ट. तो ये फिनेंशियल 25 से चालू हुआ था, 25 से चालू हुआ था. तो आप देखें तो हायर वेटेज 125% गिवन टू द रीजन विच हैज पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000. तो जिस रीजन में पर कैपिटा पीएसएल लेस देन 9,000 है उनका वेटेज होगा 125% और लोअर वेटेज ऑफ 90% where the per capita PSL is more than 42,000. Remember this number, ये बहुत important है. 125% to PSL less than 99,000 और 90% weightage to PSL more than 42,000. और normal weight 100% weight किसको असाइन किया है? to regions which are between 9,000 to 42,000. तो वहाँ जहाँ भी region उसमें per capita PSL between 9,000 to 42,000 है तो वहाँ नॉर्मल तरीके से 100% वेटेज जो अब भी चालू है, जब अब भी प्रैक्टिस में है, वो असाइन होगा. और यहाँ 125% और यहाँ 90%. ओके, तो इसका एक अनेक्शर भी अटैच किया है कि जिस रीजन वो रीजन का नाम इज वैलिड टिल फाइनेंशियल 26. ओके, तो जो भी रीजन्स हैं विथ हायर वेटेज अप्लीकेबल, विथ लोअर वेटेज अप्लीकेबल, उस कैटेगरी ने आरबीआई ने वो कैटेगराइज करके एक अनेक्शर डेवलप करके वो अटैच किए हैं अलॉन्ग विद दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मास्टर सर्कुलर. ओके, आप वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ. और वो लिस्ट है ना, इट इज अप्लीकेबल टिल फाइनेंशियल 26, मतलब वो वैलिड है फाइनेंशियल 26 तक. फाइनेंशियल 26 के बाद वो फिर से देखेंगे ये कैपिटल फ्लो कैसे जा रहा है, कुछ चेंजेस है तो वो रीजन में भी कुछ चेंजेस होगा. ठीक है, तो अब हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पार्ट 1 कवर हो चुका है. पार्ट 2 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. उस वीडियो में है ना, हमने देखा है ना 7 कैटेगरी ऑफ ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, उस कैटेगरी को हम डिटेल में कवर करेंगे. और उस कैटेगरी में सब लोन्स हैं, सब टारगेट में उसमें कुछ चेंजेस भी आ चुका है. ओके, कुछ टारगेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, वो सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट एट वन टाइम इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए. और मे भी मेरे वीडियो को मैं सिर्फ 20 या 30 मिनट के अंदर रखना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू मेक द वीडियोस मोर देन 30 मिनट्स एटलीस्ट. ओके, इसलिए पार्ट 2 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप आपको ये पार्ट 1 कंप्लीट में समझ हो चुका है. किसी भी डाउट है ना, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. ये पीपीटी ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी. तो वहाँ आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं. तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा. तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं जहां आप
इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव SBI और IBPS डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।